चलो गाइज लेट्स कम टू केस नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इन कर्व्स का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। रीज़न सिंपली बीइंग दैट नाउ इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल चेंजिंग वी हैव टू वेरिएबल्स चेंजिंग। अब क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स में बदलाव है, सप्लाई में भी और डिमांड में भी। ठीक है, अब मैं ना इसको आपको रिलेट करने के लिए सिंपली ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, आप समझिए हमारे पास दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स पर दोनों ट्रेन बढ़ रही हैं, दो ट्रेन हैं हमारे पास, दो ट्रेन आपस में बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अब एक ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा उसकी ट्रेन चल ही नहीं रही है, यस और नो, राइट। सो ये क्या होता है इस केस में ना, आप जनरली रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज देखते हैं, राइट। जब भी दो साथ में वेरिएबल्स चेंज कर रहे हो, आपने आई थिंक बचपन में वो बोट और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली कहानी देखी होगी कि हमने नदी के अंदर जो है बोट जो है तैराने की कोशिश करी, तो हम नदी के विरुद्ध जा रहे हैं तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, इफ़ वी आर गोइंग विद द स्ट्रीम देन वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो वो क्या है, वो रिलेटिव चेंज है ना, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वही कहानी यहाँ पर भी है, वी नीड टू लुक एट द रिलेटिव चेंज हियर, रिलेटिव चेंज हियर, राइट, विच मीन्स माई delta D can be less than delta S or my delta D can be greater than delta S, both is possible। क्योंकि ये तो सिंपल इंक्रीज कह रहे हैं ना, हमें बता तो रहे नहीं है कि भाई डिमांड कितने वैल्यू से इंक्रीज करेगा या सप्लाई कितने वैल्यू से इंक्रीज करेगा। अगर लिख देते यहाँ पर तो हम एग्जैक्टली वही केस बनाते फिर। ठीक है, बट क्योंकि ये नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग अस वेदर डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर और सप्लाई इज इंक्रीजिंग मोर, thereby I have to consider both the cases। मुझे दोनों ही केसेस बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब दो केसेस का मतलब क्या हुआ कि मैं एक स्टैंडर्ड चेंज इन डिमांड ले लूं, राइट, डिमांड में एक स्टैंडर्ड चेंज ले लूं और सप्लाई में दो चेंजेस ले लूं। सप्लाई के केस में आई कैन टेक इन टू चेंजेस, एक कम वाला, राइट, एक कम वाला जिससे कि क्या हो, डेल्टा डिमांड मेरा बढ़ा रहे, और एक ज्यादा वाला ताकि मेरा डेल्टा डी जो है वो कम निकल के आ जाए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में एक स्टैंडर्ड चेंज इन डिमांड ले लें। मतलब समझना कि मैंने डेल्टा डी को आई हैव टेकन टू बी लेट्स से 10, कि डिमांड 10 यूनिट से इंक्रीज कर गया, तो सप्लाई एक बार 20 यूनिट से इंक्रीज कराऊं और दूसरी बार में 4 यूनिट से इंक्रीज कराऊं या 5 यूनिट से इंक्रीज कराऊं, मतलब इससे कम होना चाहिए। सो इसको तो मैंने चेंज 10 मान लिया और इसको मैं 2 मानूं, राइट, ताकि मैं दोनों ही एक्सट्रीम पर जाकर चेक कर पाऊं एंड आई एम एबल टू फाइंड आउट द रिजल्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो इसके केस में कर्व कैसे बनाएं, ध्यान से देखना अभी। सो पहले तो हमने वही मार्क कर दिया अपना प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस को, राइट, वाई एक्सिस और क्यू क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर, फिर हमने डिमांड कर्व डी, सप्लाई कर्व एस बना लिया, अपना मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल दिया। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम निकल के आया ये, इसको हमने लेबल कर दिया मार्केट इक्विलिब्रियम एम ई। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली आ गया ई पी ई क्यू। अब क्या करें, अब दोनों में चेंज लें, राइट। सो सबसे पहले डी में डिमांड में चेंज ले लें, कह रहे डिमांड को इंक्रीज कराओ बाय 10 यूनिट्स। सो लेट्स से दिस इज माय इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स, ये हो गया इंक्रीज, राइट वर्ड शिफ्ट, इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। ठीक, बढ़ गया। सो डिमांड फ्रॉम डी गोज टू डी डैश, नो वरीज, राइट। अब क्या करें, सप्लाई में 2 बार चेंज लें, पहला कम दूसरा ज़्यादा। ठीक है, सो सप्लाई में एक चेंज कम ले लें, दिस इज माई एस डैश, दूसरा ज़्यादा ले लें, दिस इज माई एस डबल डैश। एस डबल डैश। ठीक है, सो मैंने इसको ले लिया एस डबल डैश, लेट्स से एस डबल डैश। अब मेरे को 2 पॉइंट्स मिले हैं, आई हैव 2 पॉइंट्स, आई कैन मार्क बोथ दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैं दोनों पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। सो पहला तो ये पॉइंट मिल रहा है मुझे एस डैश और डी के बीच में, डी डैश के बीच में, राइट।
सो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट मेरा एस डबल डैश और डी डैश के बीच में ये हो गया। ये आ गए मेरे दो पॉइंट्स, राइट। सो पहले को लेबल कर देते हैं एम ई डैश, मार्केट इक्विलिब्रियम डैश, और इसको लेबल कर देते हैं एम ई डबल डैश, एम ई डबल डैश, ठीक है। सो पहला वाला आप ड्रॉ करके देखोगे एंड यू फाइंड दैट ई पी हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड हियर, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया है। और दूसरे के केस में, सॉरी क्वांटिटी के केस में क्या हुआ है, क्वांटिटी के केस में भी बढ़ोतरी है, क्वांटिटी के केस में भी इंक्रीज है, राइट। क्वांटिटी के केस में भी इंक्रीज है, राइट। सो ये निकल के आया मेरा ई क्यू डैश, ई क्यू डैश, ठीक है। सो आई कैन सी इन माई फर्स्ट केस विच इज दिस वन, ये वाला जो केस निकल के आ रहा है जहां पर हमारा डेल्टा डी है ना, डेल्टा डी और डेल्टा एस की बात हो रही है। डेल्टा डी इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, ये 10 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, in this particular case I can see that my EP is increasing, my EQ is also increasing, and market equilibrium has moved right and upward. ME has moved right and upward, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, पहले ये हटा दूं थोड़ा सा, ताकि हम लिख पाएँ यहाँ पर। सो अगर हम दूसरा बनाएं, ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, लेट्स मेक इट विद दिस कलर। सो ये रहा मार्केट इक्विलिब्रियम डबल प्राइम, राइट। इसको दोबारा लेबल करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम डबल प्राइम। नाउ इन दिस केस आई फाइंड ईपी डबल प्राइम हैज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड, ये था मेरा ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट ना, इससे कम हो गया है, राइट। और अगर यहाँ में जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि अभी भी इंक्रीज का केस है। सो ई क्यू डबल प्राइम के केस में अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से बढ़ गया है, ठीक। सो इस केस में हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ लिख देते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम हैज़ मूव्ड राइट बट डाउनवर्ड। इसके कंपैरिजन में देखना ग्रीन वाले के, सो मार्केट इक्विलिब्रियम मूव्ड राइट, या अप था वहां पर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ठीक। और दूसरी चीज क्या दिख रही है कि EQ बढ़ रहा है और EQ is still increasing but equilibrium price is decreasing now. ओवरऑल स्टोरी क्या है ना, क्योंकि हमें नेट तो बताया नहीं है, they have not told us how much is the increase in both of them, right? तो मैं जिसके बारे में कंफर्म हूं, जिसके बारे में श्योर हूं, मैं वही चीज लिखूंगा। I am sure about the fact that equilibrium quantity will increase no matter what you do. आप कुछ भी ले लो, कितना भी रिलेटिव चेंज ले लो, दोनों अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी, बट इक्विलिब्रियम प्राइस अनसर्टेन है अभी, राइट। या आप कह सकते हो इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास, दिस इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट डेटा, राइट। इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट कहते हैं ना कि भाई इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता विद द करेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, राइट। और ये इनडिटर्मिनेट इसलिए है क्योंकि आपने हमें नेट इंक्रीज इन यूनिट्स नहीं बताया। अगर आप बता देंगे, अगर आप इन दोनों में से केस बता देंगे कौन सा है, तो फिर मैं बता दूंगा आपको, राइट। जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा अगर डेल्टा एस बड़ा है डेल्टा डी से, राइट। और अगर डेल्टा एस कम है डेल्टा डी से तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बड़ा होगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। सो ये आया हमारे पास पर्टिकुलरली केस नंबर 5। आपको ध्यान देना है इसमें कि हमको ना रिलेटिव चेंज देखना पड़ेगा, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है वो देखना पड़ेगा। अब इसका एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ मैं आपको, लेट मी कोट एन एग्जाम्पल फॉर दिस। दो चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, सप्लाई भी और डिमांड भी। तो कभी ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी में हुआ है जब डिमांड भी बढ़ रहा हो कमोडिटी का और सप्लाई भी बढ़ रहा हो, है ना। सो इस केस में तो हमारे पास काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ सिचुएशंस ग्लोबली। अगर मैं क्रूड की बात करूँ
तो क्रूड के केस में दिस वाज हैपनिंग समवेयर इन द ईयर 2005, साल 2005 में अगर आप जाओगे, है ना, सो सप्लाई बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस एज अ प्रोड्यूसर वाज इंक्रीजिंग इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड फ्रॉम शेल। तो शेल से एक्सट्रैक्शन बढ़ा रहा था धीरे धीरे, इसलिए सप्लाई ओवरऑल बढ़ रहा था। ठीक, और कंजम्पशन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, है ना, बायर्स की बात करूं या डिमांड की मैं बात करूं, डिमांड क्यों बढ़ रही थी, कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इंडिया हैड एक्चुअली एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी। भारत में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा था, सो इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा था। इसी टाइम पीरियड के दौरान चाइना का कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। सो बोथ चाइना एंड इंडिया दे वर हेवीली इंपोर्टिंग क्रूड इन दिस टाइम पीरियड। भारत और चाइना अभी भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं कर रहे, अभी भी करते हैं। पॉइंट ये है कि इस टाइम पीरियड के दौरान कंजम्पशन भी एक एंड से बढ़े जा रहा था और प्रोडक्शन भी एक एंड से बढ़ रहा था, और इसीलिए हम नेट रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर प्राइसेस थोड़े अनसर्टेन से रहेंगे। प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज का केस रहेगा। आप देखेंगे एक महीने कभी ज़्यादा तेजी से बढ़ गया, कभी कम रह गया, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। आप समझ ही सकते हैं कि भाई क्वांटिटी तो बढ़ेगी, है ना। दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों बढ़ रहा है। किसी चीज़ की मांग भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी इन द मार्केट तो बढ़ ही रही है। सेकेंडली, प्राइसेस जो है वो रिलेटिवली डिपेंड कर जाएगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल किस रेट से बढ़ा, कंजम्पशन लेवल किस रेट से बढ़ा। अगर डिमांड बढ़ा है सप्लाई से, है ना, तो वो केस बन जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ा है डिमांड से, तो अकॉर्डिंगली हमें केस देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज आवर केस नंबर 5। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साल 2005, 6, 7 तक यही कहानी चल रही थी। 8 में थोड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा, थोड़ी सी परिस्थिति बदल जाएगी, आएंगे अभी 8 पर भी आएंगे। विल कम टू 2008 ऑल्सो, ओके, बट 2005, 2006 एंड 2007 दिस वाज द केस पर्टिकुलरली। ये कहानी चल रही थी विश्व भर में। गाइज नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 6 पर। केस नंबर 6 में क्या हो रहा है? वी हैव अ केस ऑफ डिमांड इंक्रीजिंग, सप्लाई डिक्रीजिंग। डिमांड अब बढ़ रहा है और सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। फिर से वही दो पॉसिबिलिटीज, दैट माई चेंज इन डिमांड could be greater than change in supply, or my change in demand could be less than change in supply. फिर से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, I will again have these two possibilities here. Now I can simply take in my change in demand, पहले तो वही एक्सिस वाला कहानी कर लो, राइट, दैट ड्रॉ द टू एक्सिस, प्राइस एक्सिस एंड क्वांटिटी एक्सिस, राइट। दोनों एक्सेस बनाने के बाद क्या किया, डिमांड डाउनवर्ड कर्व, डिमांड डी, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व एस जैसे बनाया, ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा मार्केट का इक्विलिब्रियम। सो लेबल द मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है ना, यही रेफरेंस पॉइंट है, इसी से कंपेयर करना है। सो दिस इज माय ओरिजिनल मार्केट इक्विलिब्रियम, दिस इज माय इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक, अब क्या करो, अब सबसे पहले डिमांड में चेंज करो, राइट। डिमांड को ले लो इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स, इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। कितना है इंक्रीज बाय 10? लेट्स से दिस इज माय इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। सो डिमांड कर्व डी गोज फ्रॉम डी टू डी डैश, डी से डी डैश पे चला गया। ठीक, इंक्रीज कर गया, शिफ्ट कर गया। सप्लाई कह रहे डिक्रीज कराओ भाई, तो सप्लाई डिक्रीज कितना हो सकता है? सप्लाई डिक्रीज ना, दोनों ही कहानी लेनी है कि पहला तो केस डेल्टा डी बड़ा है ना। सो अगर ये 10 था तो ये 2 ले लो, राइट, और सेकंड केस में अगर ये 10 था तो इसे 20 ले लो, मिल जाएगी कहानी, राइट। सो पहले वाला बना लेते हैं, चेंज इन सप्लाई। इस बार डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज के केस में याद रखना प्लीज, दिस इज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव कराना है इस बार सप्लाई कर्व को। ठीक है, सो लेफ्ट वर्ड के केस में एस डैश, ठीक है, छोटे से एरो से दिखा देता हूं मैं कि इधर की तरफ मूव कर गया, एस डैश की ओर मूव कर गया, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज हियर, दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज हियर। सेकेंड वाला जो चेंज है वो ये ले लो, टेक दिस टू बी एस डबल डैश, एस डबल डैश। अब पहले वाला बना के देखते हैं, ठीक है। सो पहला वाला पॉइंट ये आया, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट दैट आई गेट इज दिस, लेट्स से, ठीक है, ये पॉइंट निकल आया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इट फॉर द फर्स्ट वन। सो ये जो निकल के आया है
उसके लिए आपने पहले बनाया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश, आई कैन सी इट इज इंक्रीजिंग, और इक्विलिब्रियम प्राइस डैश, आई कैन से इट इज अगेन इंक्रीजिंग, इट इज अगेन इंक्रीजिंग. सो पहले के केस में मैंने यहाँ लिख दिया, आई कैन मेंशन इट हेयर दैट माई इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज, बट मार्केट इक्विलिब्रियम राइट अप, मार्केट इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड राइट एंड अप, राइट एंड अपवर्ड. जबकि अगर मैं सेकेंड वाला केस देखूं, राइट, इफ आई लुक एट द सेकेंड केस, सो सेकेंड केस के केस में यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, राइट, मतलब अभी तो बड़ा ही है, इंक्रीज ही है, राइट, और ये वाला अगर बना के देखें डाउनवर्ड, सो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, राइट. सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस स्टिल इंक्रीजेस, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट और अपवर्ड गया है, इट हैज शिफ्टेड लेफ्ट एंड अपवर्ड, लेफ्ट एंड अपवर्ड, राइट. वापस वही दो कहानी दिख रही है हमें, कहानी का नजर आ रही है हमें. वी कैन सी द स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी दिस टाइम. क्वांटिटी क्या हो गई है? क्वांटिटी हो गई है हमारी इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब इनसफिशिएंट डेटा है, डेटा इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू एक्चुअली कैटेगराइज केस क्या होगा, राइट. आप हमें नेट बता दो, हम बता देंगे क्वांटिटी इंक्रीज का केस है या क्वांटिटी डिक्रीज का केस है, ठीक है. बट तब तक जब तक आप नहीं बता रहे हो हमें, तब तक इनडिटर्मिनेट है. प्राइस के केस में वी कैन कॉन्फिडेंटली से इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस इट विल इंक्रीज, राइट. अब सोचिए एक बार, राइट, इज देयर एनी कमोडिटी फॉर विच डिमांड ग्लोबली इंक्रीज्ड बट सप्लाई ग्लोबली डिक्रीज्ड? ऐसा कोई समय आया जब मांग किसी वस्तु की बढ़ी, है ना, और सप्लाई वस्तु की जो है वो घट गई, मांग बढ़ी सप्लाई घट गई? इज देयर एनी टाइम पीरियड इन द वर्ल्ड वेयर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस? सो गाइज, इसका केस क्या हो जाएगा? सो लेट्स टेक द केस ऑफ 1989 ओनली, है ना. 1989 गल्फ वॉर, क्या हुआ? गल्फ वॉर के कारण सप्लाई ऑफ क्रूड एक्चुअली डिक्रीज्ड, क्रूड का सप्लाई घट गया, ठीक. लेकिन अगर आप डिमांड एंड पर देखें, राइट, सो इसी टाइम पीरियड पर इंडिया, चाइना का तो उस समय पर हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, राइट. सो चाइना तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था, उनका डिमांड पार्ट बहुत हाई था, राइट. और धीरे धीरे इंडिया भी इंपोर्ट तो कर ही रहा था, डिमांड यहाँ पर भी हाई है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दीज टू कंट्रीज द डिमांड कंपोनेंट वाज हाई, राइट. वी कैन से दैट डिमांड ऑफ क्रूड वाज इंक्रीजिंग, डिमांड ऑफ क्रूड वाज इंक्रीजिंग बट सप्लाई ऑफ क्रूड वाज एक्चुअली डिक्रीजिंग. अगर ये केस बन रहा है, राइट, ये केस बन रहा है इसी टाइम पीरियड में, मैंने आपको बताया क्राइसिस हुआ, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे थे, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे थे, राइट. ओवरऑल सप्लाई के बारे में हम ये कह सकते हैं कि घट रहा था, वो सिचुएशन थी, राइट. बट मान लीजिए अगर किसी और कमोडिटी के केस में अगर आप देखते हैं ना, ये इंक्रीज डिक्रीज, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सप्लाई में ओवरऑल क्वांटिटी में, ओवरऑल क्वांटिटी में इंक्रीज ऑल्सो, ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज का केस भी मिल सकता है अगर डिमांड तेजी से बढ़ रहा हो सप्लाई के कंपैरिजन में, ठीक है. डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा हो सप्लाई के कंपैरिजन में, तो क्वांटिटी इंक्रीज का केस भी मिल सकता है, रिलेटिव थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल सकता है. बट मेजरली क्या होगा, ये जो सेकंड वाला केस है ना, प्रोमिनेंट ये होगा कि डिमांड बहुत तेजी से घट रहा है, सॉरी, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट. बट लेकिन चेंज जो है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, है ना. सो गल्फ वॉर के टाइम पर ये वाला केस है हमारा, दिस इज पर्टिकुलर केस, क्योंकि वॉर हुआ तो यार सप्लाई कैसे हो पाएगा? सप्लाई तो अचानक से बहुत तेजी से श्रिंक कर जाएगा, बहुत तेजी से श्रिंक कर गया, ज़्यादा चेंज है डिमांड्स के कंपैरिजन में, राइट. और इसीलिए प्राइसेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और क्वांटिटी भी यहाँ पर घट रही है. दैट इज़ द केस फॉर गल्फ वॉर. बट मैं कह रहा हूँ फिर भी कि बाकी किसी और कमोडिटी के लिए कभी देखने जाएं, ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है. तो इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज़. गाइज, लेट्स कम टू केस नंबर 7. केस नंबर 7 पर आते हैं. केस नंबर 7 में क्या हो रहा है? केस नंबर 7 में डिमांड इज डिक्रीजिंग, सप्लाई इज इंक्रीजिंग.
माई डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग। डिक्रीज का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक, ये लेफ्टवर्ड वो राइटवर्ड। अब जरा सोचिए, राइट, हमने सिंपली क्या किया, पहले प्राइस एक्सिस बनाया, क्वांटिटी एक्सिस बनाया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बना लिया, सारी कहानी हो गई, राइट। अब हमने वही सेम स्टोरी रिपीट करी, डेल्टा डी है ना, चेंज इन डिमांड, सॉरी इसको हम लेंगे चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, राइट। या तो बड़ा हो सकता है चेंज इन सप्लाई से, या फिर चेंज इन डिमांड कम हो सकता है चेंज इन सप्लाई से। तो भाई इसको मैंने स्टैग्नेट किया, इसको मैंने फिक्स किया और सप्लाई को 2 बार चेंज कर दिया, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर बार बार आप डिमांड को ही चेंज कर रहे हो, सप्लाई को नहीं कर रहे हो। हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। द पॉइंट इज इवन इफ यू डू दैट यू विल स्टिल गेट द सेम रिजल्ट, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। आप ध्यान से सोचना, ठीक है। मान लो मैंने डेल्टा एस को 10 किया, मैंने डेल्टा एस को 10 कर दिया, ठीक है, और अब मैं चेंज कर रहा हूं डिमांड को। मान लो पहले केस में मैं डिमांड को बड़ा ले लूं, डेल्टा डी, ठीक है, तो मैंने डेल्टा डी को ले लिया 20, टेक दिस केस 20, और सेकंड केस लिया डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा डी, ठीक है। इस केस में मैंने डेल्टा डी को मान लिया लेट्स से 2, कि भाई ये 10 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यही सेम स्टोरी तो ये लिखी है मैंने, यही सेम स्टोरी लिखी है, आप देखो, डेल्टा एस लेस देन डेल्टा डी, डेल्टा एस लेस देन डेल्टा डी, सेकेंड डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा डी, ठीक है। सो हम चाहें तो ये भी बना सकते हैं, राइट। सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कर्व्स हमें सेम मिल जाएंगे, बट हाँ वो बनाने में डिफिकल्टी होगी, कोई बात नहीं। लेट मी ट्राई दिस केस ऑल्सो फॉर यू। एक बार ये वाला केस भी ट्राई करके देख लेते हैं यार, कोई बात नहीं, राइट। एक बार सप्लाई में एक चेंज और डिमांड में 2 चेंज करके देख लेते हैं, है ना, कहानी आपको और क्लियर हो जाएगी। सो लेट मी टेक डेल्टा एस दिस टाइम, चेंज इन सप्लाई विच इज मोर देन डेल्टा डी एंड चेंज इन सप्लाई लेस देन डेल्टा डी, ठीक। अब मैंने डेल्टा एस को माना 10 यूनिट्स का चेंज है, चेंज इन सप्लाई इज 10, और सप्लाई को कह रहा है इंक्रीज कर दो भाई, सप्लाई को इंक्रीज कर दो। तो पहले सप्लाई बनाते हैं, ब्लू से बना रहे हैं हम सप्लाई को इंक्रीज कराना है बाय 10। सो इंक्रीज का केस है, सप्लाई इंक्रीज ये हो गया, राइट, एस से लेके एस डैश पे चला गया, एस से लेके एस डैश पर चला गया, ठीक। अब क्या करना है, डेल्टा डी तो पहला वाला बड़ा है, राइट। डेल्टा डी मान लीजिए, लेट मी टेक दिस टू बी 2 यूनिट्स, 2 ले लेता हूँ ना, 2 इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। और दूसरे के केस में डेल्टा डी बड़ा लेना है तो इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन डी हम बनाते हैं रेड से, तो रेड कलर वापस लेते हैं अपना, राइट। पहले 2 बना दो, और 2 भी डिक्रीज है, डिक्रीज का केस है, डिक्रीज का केस है। सो डिक्रीज इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है, ये हो गया डिक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, यहां मैंने लेबल कर दिया इसे डी डैश, और सेकंड चेंज ये ले लो, राइट। टेक दिस टू बी योर सेकंड चेंज, यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, राइट, एंड टेक दिस टू बी डी डबल डैश। अब जहां पर दोनों कर्व्स मीट करें, जहां पर मीट करें उसको ड्रॉ कर दो, राइट। पहले तो हमारा पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क कर देते हैं ताकि हम रेफर कर पाएं। दिस इज माय ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है पुराना इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, डी डैश और एस डैश के बीच। दिस इज माय न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। लेट्स लेबल इट एज एम ई डैश। सेकेंड पॉइंट कहाँ आएगा, डी डबल डैश और एस डैश के बीच में। सो ये रहा पॉइंट, ठीक है। दिस इज माई एम ई डबल डैश। अब ज़रा मैं वापस जाके इसको लेबल करता हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस।
So I can see this is my EP dash, this is my EQ dash, EQ dash, ठीक है, and I can see this has decreased and this has increased. ये डिक्रीज है प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज है. और अगर हम सेकंड मेजर करें, सेकंड वाला मेजर करें, ठीक है, दिस इज EP डबल डैश, दिस इज EQ डबल डैश. सो ये डिक्रीज का केस है और यहाँ से तो नेट डिक्रीज है ही, है ना. सो आई कैन से फॉर श्योर दैट माई प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज दिस टाइम, प्राइस इज गोइंग टू डिक्रीज दिस टाइम. क्वांटिटी की जब बात होगी, क्वांटिटी एक बार इंक्रीज है, एक बार डिक्रीज है. आप देखो ध्यान से, इंक्रीज डिक्रीज दोनों है. सो आई कैन से इट इज इनडिटर्मिनेट, इट इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट. और अगर इन केसेस की आप बात कर लो तो पहले वाले केस में क्या नजर आ रहा है, दैट माई EP डिक्रीज्ड, EQ increased, market equilibrium moved right downward, right and downward, ठीक है. सेकेंड वाला अगर केस देखें, इस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, और प्राइस अभी भी घटा है. इक्विलिब्रियम प्राइस है स्टिल डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज़ रिड्यूस्ड डाउन. दोनों में कमी आई है. इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हुआ है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हुई है. इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड डाउन. ठीक है जी. अब इसका ज़रा एग्जाम्पल सोच लेते हैं कि हमारे पास डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा है. सोचना, ठीक है. डिमांड कमोडिटी का डिक्रीज़ कर जाए, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज़ डिक्रीजिंग एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है. सप्लाई इज़ इंक्रीजिंग. अब ऐसे दो सिचुएशन आई हैं, है ना, मेजरली जो मुझे याद आ पा रही हैं. आई कैन रिमेंबर टू सिचुएशंस. एक तो हमारा 2020 ही है, 2020. इसके अलावा एक है हमारे पास 2008 का सिचुएशन, जिसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, GFC के नाम से बड़ा पॉपुलर है. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2020 में क्या हुआ था. 2020 में पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस पैंडेमिक, लॉकडाउन्स इम्पोज किए गए. अब आप सोच के देखो, अगर दुनिया भर में लॉकडाउन्स लग रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि घर के बाहर नहीं निकलना, तो क्या भाई गाड़ी निकलेंगी, राइट. विल देयर बी व्हीकुलर ट्रैफिक, गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी, राइट. सो व्हीकल वगैरह सब कम हो गया, पब्लिक व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल सब कम हो गए. इसका मतलब डिमांड फॉर क्रूड या डिमांड फॉर पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिकली कम्स डाउन, ठीक. लेकिन भाई इन कंपनियों को तो पता नहीं, राइट. सो ये क्या कर रहे हैं, ये सप्लाई तो अभी भी बढ़ाए रखे हुए हैं, सप्लाई तो अभी भी बढ़ाया हुआ है, राइट. सप्लाई तो कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं. फिर अचानक रियलाइजेशन हुआ कि अरे यार, वी आर इंक्रीजिंग द सप्लाई एंड दिस इज लीडिंग टू डिक्रीज इन प्राइस फर्दर. यही सिचुएशन को और ज़्यादा ग्रेव बना दे रहा है ना, और ज़्यादा ख़राब कर दे रहा है, ठीक. और इसी के चलते क्या हुआ है ना, ये जो मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया था WTI के बारे में, वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल वाज इन न्यूज़ रिसेंटली. 2020 का ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था उसने. क्यों पूछा था, क्योंकि WTI क्या करता है, ये ना स्पॉट प्राइसेस दिखाता है. मतलब मान लीजिए कोई वस्तु खरीदनी है लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट इन टाइम में खरीदनी है, ठीक है. तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस घटेंगे. और वही केस था, घटते घटते इतना घट गया कि नेगेटिव में चला गया, स्पॉट प्राइसेस नेगेटिव में चले गए, राइट. सो WTI फ्यूचर प्राइसेस वेंट इनटू नेगेटिव. नेगेटिव ये दर्शा रहा है कि मार्केट में डिमांड है ही नहीं इस क्रूड की, ठीक. आप कुछ भी अगर सप्लाई कर रहे हो तो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो रहा है आपके लिए, लॉस मेकिंग कहानी चल रही है, राइट. सो आई कैन सी फॉर अ फैक्ट दैट प्राइसेस हेयर विल डिक्रीज नो मैटर व्हाट आई डू. ओवरऑल क्वांटिटी कंजम्पशन कैन इंक्रीज डिक्रीज, दैट कैन बी अ केस, राइट. बट हाँ, इस केस में क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर डिमांड ही कम हो रहा है, तो ये डिमांड चेंज इन डिमांड इज़ वेरी हाई. दैट इज़ वाई माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो टेंड टू बी डिक्रीजिंग हेयर, नॉट इंक्रीजिंग, है ना. अगर मेरा डिमांड में वृद्धि ज़्यादा हो, आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो आप उसको वापस जाके, हमें क्या दिख रहा था, डिमांड में चेंज ज़्यादा है ना. डिमांड में चेंज जब ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है, तो क्वांटिटी डिक्रीज़ का केस देखने को मिल रहा है वहाँ पर.
Same is the situation with global financial crisis also. If I take you to global financial crisis, ठीक, एक बार आपको GFC की तरफ भी ले चलते हैं. GFC ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? 2008 में कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ग्लोबली, जिनमें से एक लीमन ब्रदर्स था, दे डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी. इन्वेस्टमेंट बैंक आके कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टर्स को वापस लौटाने के लिए, मुझे दिवालिया घोषित कर दो, डिक्लेयर मी बैंक्रप्ट. दिस सिंपली मीन्स दैट बैंक्स डोंट हैव मनी. बैंकों के पास पैसा नहीं बच रहा है, कहीं गलत जगह निवेश कर दिया है. दे हैव इन्वेस्टेड इनटू सम रॉन्गफुल वेंचर्स, राइट, एंड देयर बाय क्राइसिस तो बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे ही हम, GFC भी, राइट. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी लैक ऑफ लिक्विडिटी विद द बैंक्स. बैंकों के पास पैसा ही नहीं है आगे फ्यूचर बिजनेसेस को देने के लिए, राइट, बिजनेसेस को उधार देने के लिए, ग्रो करने के लिए. तो भाई बिजनेसेस यहां पर बोरो नहीं कर पाएंगे. बिजनेसेस विल बी अनेबल टू बोरो and thereby their growth story will stop, right? So starting with banks will start to fire, businesses will start to fire people, और क्या होगा? ओवरऑल डिमांड पार्ट बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगा. ये कहानी तो मिडल ईस्ट में या वेनेजुएला में, इन देशों में तो पता ही नहीं है लोगों को, वो तो अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, राइट. जो ओपेक कंट्रीज़ का ग्रुप है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे विल कीप प्रोड्यूसिंग, सप्लाई बढ़ता चला जाएगा, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? प्राइसेस क्रैश करेंगे, वही कहानी हुई, राइट. सो 2008 में भी वापस हमें क्रैश देखने को मिलेगा, ठीक. सो 2008 इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल, 2020 इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू क्रूड. चलो नेक्स्ट वी कम टू केस नंबर 8. आते हैं केस नंबर 8 पर. केस नंबर 8 में क्या हो रहा है? डिक्रीज है, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब बोथ ऑफ देम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. दोनों में ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेना है हमें, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेना है. सो दिस टाइम आई कैन अगेन टेक delta D greater than delta S and delta D less than delta S. आपने पीछे वाले में देखा, मैंने सप्लाई में 2 लिए थे, सॉरी डिमांड में दो बार चेंज किया था, है ना. वापस अपने फॉर्मेट पे आ रहे हैं, वही बनाने में आसानी होती है उसे, राइट. सो आई एम टेकिंग दैट सेम फॉर्मेट. सो आई कैन टेक माई डेल्टा डी टू बी 10, चेंज इन डिमांड को 10 मान लो, इसको एक बार 2 एक बार 20 मान लो, 2 and 20, राइट. सो पहले वही किया, बेसिक प्राइस क्वांटिटी, डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड. एक बार ये बन गया, मार्केट इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी माय मार्केट्स इक्विलिब्रियम ME. अकॉर्डिंगली आई हैव EPEQ, मेरे पास आ गया EPEQ, राइट. एक बार EPEQ आ गया, अब हम चेंज कर निकाल सकते हैं, राइट. हमें सबसे पहले क्या कह रहा है? डिमांड में डिक्रीज करा दो, चेंज द डिमांड बाय 10 कर दिया जी, चेंज इन डिमांड बाय 10. सो दिस इज माय D डैश. कह रहा है सप्लाई में भी चेंज कराओ, सप्लाई को भी रिड्यूस डाउन करो, राइट, सप्लाई को भी रिड्यूस करो. सो लेट्स रिड्यूस सप्लाई ऑल्सो. सप्लाई वी हैव टू रिड्यूस बाय 2 and 20. ठीक है जी. दिस इज माई S डैश एंड S डबल डैश. S डैश एंड S डबल डैश, ठीक. नाउ अकॉर्डिंगली आई हैव 2 न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम्स. सो पहला तो ये निकल के आया, पहला मार्केट इक्विलिब्रियम ME डैश, ठीक. इसी को हम नीचे प्रोजेक्ट कर दें. सो आई विल गेट EP डैश and EQ dash, EP dash EQ dash, ठीक. और सेकंड निकाल सकते हो आप, सेकंड निकाल सकते हो, ये रहा, राइट. सो दिस इज माय EP डबल डैश, दिस इज माय EQ डबल डैश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डबल डैश, ठीक है. नाउ आई कैन मेंशन दिस. अब क्या क्या दिख रहा है हमें? पहले के केस में प्राइस नीचे, दूसरे के केस में प्राइस ऊपर, लेकिन क्वांटिटी यूनिफॉर्मली घट रहा है, क्वांटिटी विल कीप डिक्रीजिंग, राइट. सो इफ आई टेक द फर्स्ट केस वेयर चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई,
तो पहले केस में क्या आ रहा है, ये येलो वाला, राइट, दैट माई इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्ट डाउनवर्ड। इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेज, ईपी इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेज, प्राइस बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म क्या होल्ड कर रहा है, क्वांटिटी होल्ड कर रहा है कि क्वांटिटी का तो डिक्रीज का केस है, बट प्राइस एक केस में घट रहा है, एक में बढ़ रहा है, राइट। सो दिस इज इनडिटर्मिनेट नाउ, इन कंडीशंस के हिसाब से डिक्रीज दे दोगे तो क्या कहूंगा, इनडिटर्मिनेट। बट इफ यू टेल मी दैट वेदर इट इज आइदर ऑफ दीज टू, अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तो बता दूंगा, राइट। आप अगर मुझे बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देन आई कैन टेल यू। इफ यू टेल मी वेदर चेंज इन डिमांड इज बिगर और चेंज इन सप्लाई इज बिगर, देन आई कैन टेल यू, राइट। सो इस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्ट एंड अपवर्ड, लेफ्ट एंड अपवर्ड, ठीक है जी, ये भी हो गया। मार्केट इक्विलिब्रियम है शिफ्टेड लेफ्ट एंड अपवर्ड, ठीक। सो दिस इज द केस नंबर 8, दोनों में डिक्रीज है। एग्जाम्पल सोचते हैं, राइट। लेट्स थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेयर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, जहां पर डिक्रीज का केस आ जाए, जहां पर हमारे पास डिक्रीज का केस आ जाए। सो डिक्रीज का केस क्या हो सकता है, राइट। क्रूड के रिस्पेक्ट में ही सोचते हैं, क्रूड ऑयल, डिमांड भी घट रहा है, सप्लाई भी घट जाए, ठीक है। सो लेट्स टेक द पॉसिबिलिटी ऑफ अगस्त 2020। अब तो पैंडेमिक को शुरुआत हुए 3-4 महीने हो गए, राइट। अगस्त 2020 तक आते आते 3-4 महीने हो गए, तो भाई डिमांड तो घट ही रहा था, राइट, क्योंकि सड़कों पर व्हीकल नहीं चल रहे हैं, फैक्ट्रीज में वर्कर नहीं आ रहे हैं, राइट, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, तो डिमांड पार्ट तो कम है, राइट। सप्लाई भी अब कम हो चुका है, सप्लाई हैज़ ऑल्सो रीएडजस्टेड, राइट। सो इसके बिहाफ पर हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, ओवरऑल क्वांटिटी इन द मार्केट विल डिक्रीज, प्राइस रिलेटिवली डिसाइड होगा, है ना। और प्राइसेस हमें लो ही देखने को मिल रहे थे, इसका मतलब क्या है, लो का मतलब है if it is low, then it means that this is the case, that my change in demand is much higher as compared to change in supply. जो change in demand है वो काफ़ी ज़्यादा है as compared to change in supply, ठीक है। So this is my case number 8. So guys, with this we come to the end of market dynamics, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने सप्लाई पढ़ लिया प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से, हमने डिमांड पढ़ लिया कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से, हमने दोनों को एक जगह ले आए, राइट, मार्केट में, और मार्केट में इनको प्ले आउट करके देख लिया कि अगर सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज, देन व्हाट विल हैपन, इंक्रीज डिक्रीज, ऑल वी हैव डन इट, राइट। सो मार्केट डायनामिक्स इज डन, बट देर आर स्टिल अ फ्यू टर्म्स ओवर विच यूपीएससी हैज़ आस्क्ड क्वेश्चन, तो मैं वो भी कवर कर रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टर्म कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, तो वो टर्म भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइज यूपीएससी ने इस पर जो है क्वेश्चन पूछा था, दिस इज़ अ टर्म कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेजरली हम इसको इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मेजरली स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द पॉइंट वेयर एन इंडिविजुअल हैज़ अ चॉइस, ठीक है। सो लेट मी इमेजिन माई सेल्फ, खुद को इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 4-5 चॉइसेस हैं, ठीक है। चॉइसेस क्या है भाई, पहली मेजर चॉइस है मेरे पास कि भाई आई कैन गो टू मूवीज़ फॉर एंटरटेनमेंट। सेकेंड चॉइस है कि मैं घर में ही अपने जो है, मान लीजिए किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करके, है ना। तीसरा है आई कैन पार्टी विद फ्रेंड्स,
ठीक, तो 3-4 चॉइस हो गई। सो चॉइस के केस में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जन्म लेगा, ठीक, और आप समझ भी पा रहे हो। सो व्हाट इज द कॉस्ट हियर? सी, आउट ऑफ दीज 3, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, I have these 3-4 choices, so I will basically choose one, किसी एक को चूज करूंगा, राइट, या तो इसको चूज करूं या इसको चूज करूं या इसको चूज करूं। सो लेट्स से आउट ऑफ द 3, whichever choice that I make, जो भी मैं चॉइस लेता हूं, है ना, लेट्स से आई टेक दिस चॉइस, मैंने इसको पिक कर लिया। सो इससे रिटर्न्स आया x, इससे पॉसिबल रिटर्न्स आता y, इससे पॉसिबल रिटर्न्स आता z। मतलब जो मुझे खुशी मिलती है ना, इससे मिली है x, 1 से मिलती मूवीज देखने में मिलती y, और थर्ड जो हमारा है पार्टी करने से मिलती z, ठीक। अब हमें बेसिकली कंपेयर करना होता है कि भाई तीनों में से बेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं हमें, राइट। सो लेट्स से हम मान लेते हैं पार्टी करने से मिलते हैं, भाई पार्टी करने से हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। सो मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ थे, मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ थे, बट हमने चूज क्या किया? हमने चूज किया इसको, स्पोर्ट को। वी हैव चोजन दिस सेकंड वन, राइट। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट और इज दैट अमाउंट ऑफ गेन विच आई हैव मिस्ड व्हेन आई हैव चोजन स्पोर्ट ओवर पार्टी, ठीक। तो सिंपल टर्म से निकालूं तो रिटर्न सबट्रैक्ट करके निकाल सकता हूं, राइट। सो जो मेरा मैक्सिमम मोस्ट लुक्रेटिव था वो क्या था? z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, मतलब जो खुशी मैंने मिस कर दी, राइट, स्पोर्ट चुन के पार्टी की जगह, वही मेरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई मेथड में देखो ना, मतलब डेफिनेशन देखो, अगर इसका थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसको अगर ऐसे समझने जाएं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि भाई हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, 3 चीज़ों से हमें खुशी मिल सकती है, मूवी देखने से, स्पोर्ट खेलने से, है ना, या फिर मूवी देखने से, तो पार्टी करने से। तो मान लीजिए पार्टी करने से सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, मूवी सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। सो जो भी हमने चूज़ किया उसके अलावा, राइट, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, राइट, रिड्यूस करके। मान लो अगर मैं यही चूज़ कर लेता, इफ़ आई हैड चोजन 3, यही चूज़ कर लेता अगर मैं, राइट, तो फिर क्या होता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट z माइनस z हो जाता, विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपने वही ऑप्शन चूज़ किया है। You have actually chosen that particular option only which is giving you maximum amount of returns. वही ऑप्शन जो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देगा, मतलब जो सबसे लुक्रेटिव होगा। You have chosen the most lucrative option. बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें तो हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, राइट, कुछ चीज़ें हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। देयर इज डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाइंग। जैसे मैंने यहाँ पे खुशी को क्वांटिफाई कर रखा है, हैप्पीनेस को क्वांटिफाई किया है। डिफिकल्ट होता है हैप्पीनेस को क्वांटिफाई कर पाना, है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन जो है पैरामीटर्स वेरी कर जाएंगे। सो बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने इसको कर दिया कि चलो हमने एक सिंगल पैरामीटर मान लिया कि भाई कोई कितना खुश हुआ, है ना, या मान लीजिए उसने कितना एंजॉय किया, उससे हमने पूछ लिया रिलेटिव स्केल पे, राइट। सो हमने इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका एक और एग्जाम्पल लेके समझा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, उससे आई थिंक आपको बेटर समझ में आ जाए। सो मान लीजिए आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट मनी, मैं 3 चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक। सो पहला ऑप्शन है मेरे पास कि मैं FD में निवेश कर दूँ। सो आई हैव लेट्स से 1000 रुपीज़ इन माई पॉकेट, 1000 रुपये हैं जिसको मैं निवेश कर सकता हूँ। FD में मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, लेट्स से इट इज़ 6%, 6% का रिटर्न मिलेगा। 1000 रुपये जमा करूँगा तो 60 रुपये वापस मिलेंगे, रेट ऑफ रिटर्न ये हुआ। सेकेंड चॉइस जो मेरे पास अवेलेबल है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में मेरा रेट ऑफ रिटर्न, है ना, रेट ऑफ रिटर्न जो निकल के आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी लेट्स से 8.5%, 8.5% निकल के आएगा, ठीक। और तीसरा लेट्स से इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट में निवेश किया, शेयर मार्केट में जो रिटर्न का कंपोनेंट निकल के आता लेट्स से वो आता हमारा 12% का। तो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि सबसे मैक्सिमम गेन्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, मैक्सिमम गेन्स यहाँ मिलेंगे इक्विटी में, राइट। ऑप्शन नंबर 3 में मान लो कोई व्यक्ति ऑप्शन 1 पिक करता है या ऑप्शन 2 पिक करता है, राइट। इफ यू पिक अप ऑप्शन नंबर 1 देन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली 12 - 6 विच इज 6%।
अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं, ऑप्शन 2 के केस में 12 माइनस 8.5 है ना, विच इज योर 3.5%। आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, 3 के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आएगा 12 माइनस 12 विच इज 0, 12 माइनस 12 विच इज 0। सो आपका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, आपने मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शन ही पिक कर लिया है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन से समझ लो, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गेन विच एन इन्वेस्टर मिसेज आउट ऑन व्हेन दे कमिट टू वन इन्वेस्टमेंट चॉइस ओवर द अदर। जब आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक चॉइस करते हैं, व्हेन यू मेक एन इन्वेस्टमेंट चॉइस ओवर अदर चॉइसेस, देन द पोटेंशियल गेन दैट यू मिस आउट ऑन व्हेन चूजिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूला के टर्म्स में इसे लिखते हैं एज दिस, opportunity cost is simply the return of most lucrative option minus the return of option that is chosen। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक फार्मर चूजेस टू प्लांट wheat, the opportunity cost is planting a different crop or an alternate use of the resource itself, right? जैसे कि लैंड और फार्म इक्विपमेंट को किसी और क्रॉप के लिए यूज किया गया, ठीक है। सो मान लीजिए अगर फार्मर ने wheat प्लांट किया और wheat ही मैक्सिमम गेन दे रहा है, तो फिर तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये कोई कैश क्रॉप ग्रो कर सकता था उसकी जगह, राइट, कोई और भी क्रॉप ग्रो कर सकता था, सो उससे गेन ज़्यादा मिलता। सो जो डिफरेंस होगा, राइट, द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप माइनस द रिटर्न फ्रॉम व्हीट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब पढ़ाया इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। सो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ जो माइक्रो के हिसाब से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी प्रोजेक्टेड टू आस्क यू क्वेश्चन एट मैक्रो लेवल, राइट। So this is a very important lesson here, and the lesson here is, एक बहुत important जो सीख यहाँ पे मिल रही है वो ये है कि भैया अगर टर्म्स आ रही हैं न्यूज़पेपर में, अगर टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं न्यूज़पेपर में, कुछ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है ना, मान लो जैसे विंडफॉल गेन टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, एसडीआर की बात हो रही है, कुछ ऐसे टर्म्स अगर नज़र आ रहे हैं, राइट, तो इन टर्म्स को हम गूगल करके देख लें, ठीक। जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताई हैं पहले भी, इन्वेस्टोपीडिया, राइट, ऐसे रिसोर्सेज से ज़रूर जाके एक बार टर्म को देख लें, समझ लें, क्योंकि उस पर बेस्ड अगर सवाल पूछ लिया, राइट, सो यू शुडंट बी ब्लैंक देयर, ठीक है। अब इस पर मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ जो यूपीएससी ने पूछा था। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैड आस्क्ड, दैट इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी वस्तु सरकार के द्वारा फ्री में प्रोवाइड की जा रही है जनता को, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक। सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन। सो मान लीजिए हमने कोई कमोडिटी प्रोवाइड करी, कोई भी कमोडिटी प्रोवाइड करी जनता को, सब्सिडी की बात हो रही है, कहानी है, राइट। सो अगर हम सरकार का खर्चा देखें, इफ वी लुक एट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, ये हो गई गवर्नमेंट, राइट। अगर हम सरकार का खर्चा देखें, सो क्या सरकार के पास खर्चों में, इन एक्सपेंडिचर्स, इज दिस द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम सरकार के खर्चे देखें यार, एक बार लिख देते हैं, एक बार सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करती है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस, government has to spend money on law and order, government has to spend money on public administration, ठीक, government has to spend money on infrastructure, government has to spend money on paying interest on loans that it has borrowed, paying interest on loans that it has borrowed, right? फिर कहीं ना कहीं सब्सिडीज भी आ गया। सो ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। अब आप मुझे बताओ कि रिटर्न्स मैक्सिमम कहाँ से मिलेंगे सरकार को। भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाती है, सड़क बनाती है, तो सड़क से सालों साल तक कहीं ना कहीं उस पर टोल टैक्स वसूल सकती है। कोई पब्लिक फैसिलिटी बनाती है, उस पर कोई फीस ले सकती है, इम्पोज कर सकती है, राइट। सो ये तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नहीं है ना। सब्सिडीज इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तो लिटरली हम फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक।
तो पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है, पहला स्टेटमेंट तो काट ही दे। इग्नोर का मतलब ये होता कि हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है तो इग्नोर ही हो गया, राइट। पॉसिबल ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं, आई कैन सी पॉसिबल ऑप्शन, सो इट इज ऑल्सो नॉट इग्नोर्ड। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको रैशनलाइज नहीं करती, सरकार देखती है सब्सिडी पे कितना खर्चा हुआ और फिर समझती है कि भाई हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ, लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाया, राइट। हम अगर यही पैसा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है इसी को अगर बचा के कहीं और लगाते तो डेफिनेटली हमें रिटर्न्स मिलते। तो इग्नोर भी नहीं हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो आप काट ही सकते हैं, यू कैन कट अवे दीज 2 ऑप्शंस, ठीक। अब कहानी आती है कि भाई सरकार खर्चे तो करती है, गवर्नमेंट डज मेक एक्सपेंडिचर्स, सरकार के खर्चे तो हैं भाई, राइट, गवर्नमेंट डज मेक एक्सपेंडिचर्स, बट ये सारे खर्चे करने के लिए पैसा आता कहाँ से है? क्या सरकार खुद सारा पैसा जनरेट करती है? अगर खुद जनरेट करती, इफ द गवर्नमेंट वॉज जनरेटिंग द एंटायर अमाउंट ऑन इट्स ओन, सरकार अगर खुद जनरेट कर रही होती तो सारा बर्डन सरकार के ऊपर होता, मतलब ऑप्शन नंबर डी होता, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। बट सरकार के पास खर्चा आता, मतलब ये पैसा खर्च करने के लिए आता कहाँ से है? अगर हम सरकार के रिसिप्ट्स देखें, इफ़ वी लुक एट रिसिप्ट्स, तो मेजरली रिसिप्ट्स आता है टैक्सेस से, है ना, दिस कम्स फ्रॉम टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस जो सरकार लगाती है ना, प्रोड्यूसर पे कंज्यूमर पे दोनों हाथ से लेती है जो टैक्स, वहाँ से आता है यार पैसा। इसका मतलब क्या हुआ? खर्चे करने के लिए बर्डन किस पर जा रहा है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट नॉट टू द गवर्नमेंट बट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आप ये सोच लेते कि सरकार फ्री में गुड प्रोवाइड कर रही है और बढ़ा दे, है ना, इस फ्री के कंपोनेंट को एक की जगह दो की जगह 4 कर दे, तो बर्डन किस पे आएगा? टैक्स पेइंग पब्लिक पे आएगा। सरकार पे क्या बर्डन आ रहा है? सरकार तो सिंपली टैक्स बढ़ा देगी, राइट, ये सुनो, वहां से इसका जवाब निकलता, राइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। हालांकि इसमें कुछ बच्चे जो है ना, वो सी और डी में कंफ्यूज हुए, ए और बी तो मेजरली बच्चों ने इसको काट ही दिया था, बट डी में कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। मैं उसका बताता हूँ आपको फैक्ट कि कंफ्यूज क्यों हो गए, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट सेड, आई मीन देयर थॉट प्रोसेस वाज दैट सर इन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपीय जो देश है हमारे पास, अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, राइट, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दीज कंट्रीज, आयरलैंड, आइसलैंड, राइट, इन सारे देशों में ना आप देखेंगे क्या होता है कि सरकार वहाँ पर सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड तो करती है, राइट, और टैक्सेस का रेट कम रहता है, मतलब सरकार टैक्स कम इम्पोज करती है। तो इसलिए उनका कहना था बच्चों का कि सर मतलब ये कहानी तो वहाँ पर भी चल रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ पर जब आप सब्सिडीज़ देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द सब्सिडीज़, द नेचर ऑफ सब्सिडीज़ इज़ नॉट प्रोवाइडिंग फ्री टू द पब्लिक। वहाँ पर सरकार फ्री नहीं कर रही है कुछ भी, ठीक है। सो ये वो फैक्ट है कि कमोडिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इट इज़ नॉट अबाउट सर्विस। सो इफ़ वी लुक एट नॉर्डिक कंट्रीज ऑल्सो ना, अगर हम नॉर्डिक देशों की बात भी करें, ठीक है, नॉर्डिक देशों में जनरली हेल्थ और एजुकेशन जो कि अपने आप में सर्विसेज हैं, जिनको बेसिक सर्विस माना जाता है, इनके प्राइसेस कम किए गए हैं, है ना, ऑलमोस्ट मिनिमल रखे गए हैं। जैसे कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग होती है वहाँ पर, कम्युनिटी स्कूल्स होंगे, बच्चा कम्युनिटी स्कूल में ही जाता है, मतलब सरकारी स्कूल ही है वो एक तरह से, है ना, पूरे क्षेत्र के लिए, कम्युनिटी के लिए, पूरे मान लीजिए आप 40-50 घरों के लिए एक स्कूल बनाया गया है, ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन है, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। सो वहाँ पर कमोडिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर कोई वस्तु नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो आप जब कमोडिटी की बात करेंगे तो कमोडिटी जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में दी जाती है, नॉट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। डेवलपिंग है जैसे इंडिया, वहाँ पर मेजरली सरकार के पास पैसा आता है टैक्सेस के फॉर्म में, दैट इज वाई द बर्डन इज शिफ्टेड टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। सो वैसे तो जनरली आपका दिमाग चली गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, बट अगर आपने थोड़ा सा इस पे ओवर एम्फेसाइज किया ना, जनरली स्टूडेंट्स हु हैड ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, दे वर द वंस हु मार्क डी, उन्होंने डी मार्क किया था कि सर नॉर्डिक कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है, राइट। बट इतना नहीं सोचना होता, यूपीएससी कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रखता है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर आपने बस सिंपल सा दिमाग, मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडा ही पता है ना, तो आप निकाल सकते हैं। आपने अगर ये फॉर्मूला लगाया कि रिटर्न्स ऑफ मोस्ट लुक्रेटिव एंड रिटर्न्स ऑफ द ऑप्शन चोजन, तो ये आंसर सिंपली निकल आता,
ठीक है, सो द आंसर हियर टू दिस क्वेश्चन इज सी. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.